अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अलमदार हुसैन और आज हम पढ़ रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड है। ठीक है, ये चैप्टर आप वैसे मतलब ऑप्टिकल फाइबर आप पहले फिजिक्स में पढ़ तो चुके हैं, एक दफ़ा फिर आपके जहन में रीन्यू हो जाएगा, इसे एक दफ़ा टच दे देते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है इसको सबसे पहले हम ज़रा ये कैसे ईजाद हुई थी वो देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। एक बंदा था जॉर्ज अलेक्जेंडर, वो तजर्बा कर रहा था पानी के ऊपर और उसने पानी से भरा हुआ एक शीशे का टैंक टेबल के ऊपर रखा और एक शीशे का टैंक उसने नीचे ज़मीन पे रखा और इन दोनों को शीशे के ही एक पाइप के ज़रिए उसने जोड़ दिया। उसने देखा पानी ऊपर वाले टैंक से नीचे वाले टैंक में आ रहा है। उसने देखा नीचे वाले टैंक में रोशनी का एक धब्बा भी नजर आ रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ कि पानी तो ऊपर वाले टैंक से आ रहा है, ये रोशनी कहां से आ रही है। जब उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि उसके अपोजिट साइड पर एक लैंप रोशन है और उस लैंप की रोशनी जब इस शीशे के पाइप पर पड़ती है तो वही रोशनी जिग-जैग होती हुई नीचे वाले टैंक में आ रही है। ठीक है, तो वो बंदा हालांकि तजर्बा कर रहा था पानी के ऊपर, वो पानी को भूल गया। वो ये सोचने लग गया कि मैं इस शीशे के पाइप को बतौर ट्रांसमिशन मीडिया के इस्तेमाल कर सकता हूँ, ट्रांसमिशन लिंक के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी इसके ज़रिए मैं अपनी इंफॉर्मेशन को रोशनी की शक्ल में एक जगह से दूसरे सिरे तक पहुँचा सकता हूँ। तो ये चीज़ बुनियाद बनी थी ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर एक शीशे का या प्लास्टिक का बाल से भी बारीक रेशा होता है जिसके ज़रिए हम अपनी इंफॉर्मेशन रोशनी की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। ओके हो गया, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ। ऑप्टिकल फाइबर बाल से भी बारीक शीशे या प्लास्टिक का बना हुआ एक रेशा होता है जो अंदर से हालो होता है और इसके ज़रिए हम अपनी इंफॉर्मेशन रोशनी की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ओके हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास कंडक्टर वायर, सिल्वर वायर और मुख्तलिफ़ किस्म की वायर्स, वेवगाइड वगैरह थी, तो हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई इस शीशे के पाइप को बतौर ट्रांसमिशन लिंक के इस्तेमाल करने की। हम उन चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हालांकि इसके ज़रिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और वो ये कि इसके ज़रिए हमने जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है उसको पहले हमने कन्वर्ट करना है रोशनी में, उसे फिर रोशनी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, दूसरे सिरे पर जाकर उस रोशनी को वापस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें काम करना पड़ रहा है ट्रांसमिटिंग एंड पर भी और रिसीविंग एंड पर भी। होना हम ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका जवाब ये है कि हर ट्रांसमिशन लिंक की एक ख़ास बैंड विड्थ होती है कि इतनी फ्रिक्वेंसियों तक की रेंज को वो सपोर्ट कर सकता है। हमने पढ़ा हुआ है स्किन इफेक्ट लॉसेस के बारे में। स्किन इफेक्ट लॉसेस क्या होते हैं कि ऐसे इफेक्ट जिसमें हमारा सिग्नल कंडक्टर के दरमियान में चलने की बजाय उसके सतह के साथ साथ चलना शुरू कर देता है, इसे कहते हैं स्किन इफेक्ट लॉसेस। अगर हम और ये स्किन इफेक्ट लॉसेस इन्हिसार करता है फ्रिक्वेंसी पर। अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएं तो स्किन इफेक्ट लॉसेस बढ़ते जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है वो सिग्नल उस तार से बाहर, उस कंडक्टर से बाहर खारिज होना शुरू हो जाता है। उस सिग्नल को कहते हैं ये ज़ाया हो गया है। इसी वजह से इसे कहते हैं स्किन इफेक्ट लॉसेस। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी अगर मज़ीद बढ़ाते जाएं तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो सिग्नल उस कंडक्टर के अंदर रहता ही नहीं है, वो सारा सिग्नल बाहर खारिज हो जाता है, लॉसेस की नज़र हो जाता है।
अब इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी की उस रेंज को हम उस कंडक्टर के ज़रिए या उस ट्रांसमिशन लिंक के ज़रिए ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अगर हमने उसको ट्रांसमिट करना है तो फिर हमें किसी ऐसे सोर्स की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम उसको एक जगह से जगह भेज सकें और उसमें स्किन इफेक्ट लॉसेज ना हो। तो इसी तरीके से हमने फिर बुनियाद रखी वेव गाइड की। वेव गाइड भी एक कंडक्टर से बना हुआ ट्रांसमिशन लिंक होता है जो बिल्कुल इसी तरह प्लास्टिक की कैप की तरह होता है और अंदर से हॉलो होता है, ठीक है। उसमें हम इस सिग्नल को इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं और इसकी वजह से ये सिग्नल स्किन इफेक्ट लॉसेस की वजह से बाहर नहीं निकलता, बल्कि वो उसके अंदर वैक्यूम के अंदर सफ़र कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकलता। अगर बाहर निकलना भी चाहता है तो उसके बाहर वाला जो कवर है वो एक शील्ड का काम करता है जो उसे बाहर नहीं निकलने देता, बल्कि उसको उस सिग्नल को अपने अंदर ही रोक लेता है और वो सिग्नल इस कंडक्टर के अंदर ही सफ़र करता हुआ एक जगह से जगह चला जाता है। लेकिन इसकी भी एक ख़ास फ्रिक्वेंसी रेंज होती है कि इस रेंज तक ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है, उससे ज़्यादा रेंज वाले सिग्नल को वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा ट्रांसमिशन लिंक है जिसके ज़रिए हम रोशनी की शक्ल में अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह दूसरी जगह भेज सकते हैं, और हमें ये मालूम है कि अब तक का जो सबसे तेज़ तरीन ज़रा है वो रोशनी है। रोशनी से ज़्यादा फास्ट पार्टिकल अब तक इन्वेंट नहीं हुआ। अगर इसका मतलब है मैं इसके ज़रिए रोशनी को ट्रांसमिट कर सकता हूँ, मतलब मैं फ्रिक्वेंसी की किसी भी रेंज को इसके ज़रिए ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो ऐसी फ्रिक्वेंसीज जिनको हम किसी दूसरे ट्रांसमिशन लिंक के ज़रिए ट्रांसमिट नहीं कर सकते, उनको हम ट्रांसमिशन लिंक के ज़रिए अगर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो वो ट्रांसमिशन लिंक ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है। ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए हम उसे एक जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, ज़रा इस चीज़ को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, वो ये है कि ये जो रोशनी की शुआ इस शीशे के पाइप की पहले सतह पर टकरा रही है, इसको क्रॉस करके उसके अंदर चली गई है, जबकि दूसरी सतह को क्रॉस करके बाहर नहीं निकली, बल्कि उसी के अंदर जिगजैग ट्रांसमिट होना शुरू हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? या तो इसको यहीं से ही वापस हो जाना चाहिए था, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए था। अगर एक सतह को क्रॉस कर गई है तो फिर दूसरी सतह को क्रॉस करके बाहर क्यों नहीं निकली, फिर उसी सतह के अंदर, मतलब उसी शीशे के पाइप के अंदर क्यों रह रही है, ऐसा क्यों हुआ? तो इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नंबर 1 रिफ्रैक्शन, नंबर 2 रिफ्लेक्शन। ये दोनों टॉपिक का हिस्सा है, ठीक है, अलग से नहीं है, ये टॉपिक्स हैं। इनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। रिफ्रैक्शन को उर्दू में इनताफ नुमा कहते हैं और रिफ्लेक्शन को उर्दू में इनकास नुमा कहते हैं। रिफ्रैक्शन होती क्या है? रिफ्रैक्शन होती है कि रोशनी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती है। रोशनी के इस अमल को रोशनी की रिफ्रैक्शन कहते हैं। मैं फर्ज करता हूं ये मेरे पास एक शीशे का जार है, 90 डिग्री शो करने के लिए यहां पर हम एक नॉर्मल बना देते हैं। यहां पर मैंने एक लाइट सोर्स रखा है। अब रोशनी शीशे से निकलकर जब हवा में जाती है तो इसे जाना यूं चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि वो यूं मुड़ जाती है। रोशनी के इस अमल को रोशनी की रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन का अगर 2 नंबर का सवाल आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप यही लिखेंगे कि रोशनी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती है। इस अमल को रोशनी की रिफ्रैक्शन कहते हैं। रोशनी जब एक हाई डेंस मीडियम से एक लो डेंस मीडियम में जाती है, शीशा इसकी डेंसिटी ज्यादा है, हवा की डेंसिटी कम है, तो जब लाइट एक हाई डेंस मीडियम से एक लो डेंस मीडियम में जाती है तो वो मुंह से परे हट जाती है। अगर एक लो डेंस मीडियम से एक हाई डेंस मीडियम में आएगी तो वो मुंह की तरफ झुक जाती है। इस अमल को रोशनी की रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब मैं अगर इसका एंगल बढ़ा दूं, ये जो शुआ हमारी एक्चुअल है रेज, उसे कहते हैं इंसिडेंट रेज, और जो रिफ्रैक्शन के बाद हमें रेज हासिल हो रही है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। तो इंसिडेंट रेज का जो एंगल होगा उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और जो रिफ्रैक्शन रेज का एंगल होगा उसे रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं।
तो अगर मैं इंसिडेंट रेज का एंगल बढ़ा दूं तो जाहिरी बात है रिफ्रैक्टेड रेज का एंगल भी बढ़ जाएगा। अगर मैं एंगल और बढ़ा दूं तो रिफ्रैक्टेड रेज का एंगल भी बढ़ जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो रिफ्रैक्टेड रेज उस सतह के ऊपर चलना शुरू हो जाएगी जो दोनों मीडियम को अलग कर रही है। लो डेंस मीडियम और हाई डेंस मीडियम को अलग करने वाली सतह के साथ साथ चलना शुरू हो जाएगी। इस इंसिडेंट एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, उर्दू में जाविया फाजिल कहते हैं। ठीक हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है क्रिटिकल एंगल की तारीफ करें या जाविया फाजिल की तारीफ करें, तो आप लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रेज का वो एंगल जिस पर रिफ्रैक्टेड रेज दोनों मीडियम को अलग करने वाली सतह के साथ साथ चलना शुरू हो जाए उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं या जाविया फाजिल कहते हैं। या यूं भी कहा जा सकता है कि इंसिडेंट रेज का वो एंगल जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का बन जाए। देखें यहां पर नॉर्मल के साथ देखें तो ये 90 डिग्री बन जाता है, तो 90 डिग्री का हमारा एंगल हो रिफ्रैक्टेड एंगल, तो इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर मैं इंसिडेंट रेज का एंगल और बढ़ा दूं तो जाहिर बात है इसका एंगल भी और बढ़ जाएगा, और वो और बढ़ेगा तो वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगा जिस मीडियम में वो सफर कर रही थी। तो इस अमल को रोशनी की रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या है कि रोशनी का अगर इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, अगर इंसिडेंट रेज का एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो वो रोशनी बजाय दूसरे मीडियम में जाने के वापस पहले मीडियम में ही आ जाती है। इस अमल को रोशनी की रिफ्लेक्शन कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का सवाल आ जाता है कि रिफ्लेक्शन की तारीफ करें, तो इसकी तारीफ यही करेंगे कि अगर इंसिडेंट रेज का एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो रोशनी की रेस दूसरे मीडियम में जाने की बजाय वापस पहले मीडियम में आ जाती है। रोशनी के इस अमल को रोशनी की रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके हो गया। अब यहां पर देखें तो यहां पर यही दोनों अमल हो रहे थे। पहले जब वो रोशनी इस शीशे के पाइप से टकराई तो जो इसका एंगल बन रहा था वो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम था, जिसकी वजह से वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी बल्कि वहां पर रिफ्रैक्शन हो रही थी। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है लेकिन अपने रास्ते से हट जाती है। तो यही काम यहां पर हुआ कि वो रोशनी हाई डेंस मीडियम से लो डेंस मीडियम से हाई डेंस मीडियम यानी शीशे में चली गई। जब वो लो डेंस मीडियम से हाई डेंस मीडियम में गई तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा हट गई, जिसकी वजह से उसका एंगल बढ़ गया। अब जब एंगल बढ़ने से उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं हुई और वो रेज उस मीडियम से बाहर नहीं निकली बल्कि वापस उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई और जिगजैग ट्रैवल करती हुई नीचे वाले टैंक में जाना शुरू हो गई। तो यहां से रिफ्रैक्शन नहीं हो रही थी, यहां से रिफ्लेक्शन शुरू हो गई। तो इसीलिए ये एक बाय चांस प्रोसेस था कि बाय चांस चूंकि अल्लाह ताला ने ऑप्टिकल फाइबर इन्वेंट करानी थी, इसीलिए अल्लाह ने उसके हाथ से ही, साइंटिस्ट के हाथ से ये सारा अमल कराया कि उसके हाथ से ही उस चिराग को एक खास एंगल पर रखवाया गया, जिसकी वजह से जब वो रोशनी पहली सतह पर पड़ती थी तो उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से कम बन रहा था, जब वो दूसरी सतह पर पड़ी तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बना, और इस तरीके से ये सारा प्रोसेस हुआ और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर इन्वेंट हो गई। ये सारी चीज़ें जो भी इन्वेंट होती हैं हादसातन इन्वेंट होती हैं। हम पढ़ चुके हैं न्यूटन के बारे में कि जब उसने सेब को नीचे गिरते हुए देखा तो वो सोचने लग गया कि ये नीचे क्यों गिरा, हालांकि ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसने ग्रेविटी की बुनियाद रखी। हालांकि उससे पहले ही कितनी दफ़ा उसने चीज़ों को नीचे गिरता हुआ भी देखा होगा, कितनी दफ़ा उसने चीज़ों को गिराया होगा, कितनी दफ़ा वो खुद भी गिरा होगा, लेकिन उसी वक्त उसके जहन में आया क्योंकि अल्लाह ताला ये चीज़ इन्वेंट कराना चाहते थे। तो अल्लाह ताला जब कोई चीज़ इन्वेंट कराना चाहते हैं तो वो उनके जहन में ये चीज़ डाल देते हैं और वो चीज़ इन्वेंट हो जाती है। लेकिन ये किसके जहन में डालते हैं, फिर अल्लाह ताला इसकी तरफ भी इशारा करते हैं कि सोचने वालों के लिए निशानियां हैं, सोचने वालों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह ताला को इस चीज़ से सरोकार नहीं है कि सोचने वाला मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, बस जो भी सोचेगा उसके दिमाग के पर्दे हटते जाते हैं और अल्लाह ताला उनके ऊपर कोई ना कोई एक राज आश्कार कर देते हैं, कोई एक नई चीज़ इन्वेंट हो जाती है। उसी में से ये एक ऑप्टिकल फाइबर थी। ओके हो गया। अब ऑप्टिकल फाइबर किन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है? ऑप्टिकल फाइबर ये शीशे का गिलास है, शीशे का एक पाइप है, लेकिन देखने में ये आया कि जब हम इस शीशे के पाइप के अंदर रोशनी को जिगजैग ट्रैवल करते हैं तो कोई भी चीज़ खालिस नहीं होती सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। तो वो जो रोशनी है वो टोटली वापस रिफ्लेक्ट होकर बैक नहीं आ रही होती, बल्कि उसका एक माइनर सा हिस्सा रिफ्रैक्ट होकर बाहर भी निकल रहा होता है। इसको कहते हैं डिस्पर्शन लॉसेस। डिस्पर्शन लॉसेस को ख़त्म करने के लिए हम इसके ऊपर एक
गारे की तय चढ़ा देते हैं, इसे कहते हैं क्लैडिंग। तो हमारी ऑप्टिकल फाइबर, ये एमसीक्यूज में अमूमन आता है कि कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, एक हिस्से को कहते हैं कोर और एक हिस्से को कहते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग करने से हमें दो फायदे हासिल होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि ये डिस्पर्शन लॉसेस को कम से कम करती हैं। ख़त्म फिर भी किसी चीज़ को नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। तो ऑप्टिकल फाइबर को बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता। माइनर से डिस्पर्शन लॉसेस होते हैं, वो बाकी रहते हैं, लेकिन इतने होते हैं कि निगलेक्टेबल हों। तो उसके लिए फिर क्लैडिंग रोल अदा करती है। क्लैडिंग का एक काम तो यही है कि डिस्पर्शन लॉसेस को कम से कम करती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जब क्ले करते हैं, हम क्लैडिंग करते हैं इसके ऊपर, तो वो डिफरेंट कलर्स में कर देते हैं। क्योंकि जब हम ऑप्टिकल फाइबर को पैक करते हैं एक केबल के अंदर, तो उसकी ऑप्टिकल फाइबर का खर्चा एक तरफ, केबल बनाने का खर्चा और तरफ होता है, क्योंकि उसकी केबल के अंदर और बहुत सारे लेयर्स होती हैं जो इसको प्रोटेक्शन फराम कर रही होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों से। कोई इसे रगड़ से प्रोटेक्शन फराम कर रहा होता है, कोई इसे खिंचाव से, कोई इसे दबाव से, एंड सो मोर। तो ओवरऑल जब हम बनाते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर का खर्चा एक तरफ और केबल बनाने का खर्चा और होता है, ज़्यादा होता है। तो एक अकेली ऑप्टिकल फाइबर के लिए केबल नहीं बनाई जाती, बल्कि जब केबल बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को इकट्ठा करके बाइंड करके फिर उसके ऊपर एक ही केबल चढ़ा दी जाती है, तय चढ़ाई जाती हैं। तो जब ऑप्टिकल फाइबर बनाई जाती है तो उसके अंदर काफ़ी सारे एक ही वक्त में ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। अब अगर किसी जगह पर ऑप्टिकल फाइबर टूट गए हैं और हमने उनको कनेक्शन देना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी तार किसके साथ जोड़नी है, कौन सी तार किस तार के साथ जोड़नी है? इनको जोड़ लगाने का अमल जो होता है उसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो ऑप्टिकल फाइबर को ज्वाइंट लगाने के अमल को स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग के लिए हमें किस तार को किससे जोड़ना है ये हमें मालूम नहीं होता। तो इसीलिए जब हम उसके ऊपर क्लैडिंग करते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स में कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि तार अगर कहीं से भी डैमेज हुई है तो उसके जब जॉइंट्स लगाने होते हैं तो वो सेम कलर से हम जॉइंट लगा सकते हैं, जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई मिस मैचिंग और किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होती। तो इस तरीके से ये ऑप्टिकल फाइबर के दो हिस्से होते हैं, कोर और क्लैडिंग। इंशाल्लाह अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ें जिसके ज़रिए हम ट्रांसमिटिंग एंड पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रोशनी में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि अभी हमने बात की है कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसके अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन रोशनी की शक्ल में ट्रांसमिट होती है, लेकिन आज तक कोई ऐसा माइक, कोई ऐसा कैमरा ईजाद नहीं हुआ जो हमारी इन्फॉर्मेशन को जब कन्वर्ट करे तो डायरेक्ट लाइट में कन्वर्ट करे। मतलब मेरी आवाज़ को अगर कोई माइक एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और वो एनर्जी साउंड एनर्जी से डायरेक्ट लाइट एनर्जी में करे, तो ऐसा कोई माइक आज तक नहीं बना। हमेशा जितने भी माइक हैं वो सारे हमारी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, या कैमरा भी है तो वो हमारी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। तो अगर हमने अपना इन्फॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह भेजनी है, चाहे वो साउंड की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो वीडियो की इन्फॉर्मेशन है, तो वो हमने लाइट की सूरत में भेजनी है। तो ट्रांसमिटिंग एंड पर हमें एक ऐसे पुर्जे की ज़रूरत होती है जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में तब्दील करके उसको ऑप्टिकल फाइबर में इंजेक्ट करे, और रिसीविंग एंड पर भी हमें एक ऐसे पुर्जे की ज़रूरत होती है जो हमारे आने वाले लाइट सिग्नल को रिसीव करके उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करे और फिर हमारी इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हो जाती है। तो वो दो कंपोनेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं जिनके ज़रिए हम रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रोशनी में तब्दील करते हैं।